नमस्कार प्यारे बच्चों। हम इस वीडियो में करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। अगर इससे पहले अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर नहीं देखा है तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। चलिए ये रहा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का पहला प्रश्न। कह रहा है कि पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित लिखें। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सरल उत्तक में सभी कोशिकाएं एक जैसी होती है और एक समान कार्य करती है, जैसे पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, है ना, स्क्लेनकाइमा। जबकि जटिल उत्तक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक उत्तक बनाती है और यह अधिक जटिल कार्य करता है, जैसे जाइलम और फ्लोएम। तो क्या है, दोनों में मुख्य रूप से इस प्रकार से भिन्नता होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि स्थिति के आधार पर विभेद्योतक उत्तक के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो विभेद्योतक उत्तक जो होता है अवयस्क जीवित कोशिकाओं से बना होता है और इसमें विभाजन की क्षमता होती है। यह उत्तक पौधों में वृद्धि का मुख्य स्थान होता है। स्थिति के आधार पर इसे 3 प्रकार में बांटा जाता है ना, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। शीर्षस्थ विभेद्योतक या उत्तक जड़ और तने को शीर्ष भाग में पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है। यह पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, दूसरा है पार्श्व, यह जड़ और तने के पार्श्व भाग में पाया जाता है और पौधों की चौड़ाई बढ़ाता है ना। यह संवहन उत्तक और कैम्ब्रियन का निर्माण करता है। ठीक है, और तीसरा है इसमें कि अंतर्वेशी बीजोत्तक। यह कहता है कि यह स्थायी उत्तकों के बीच स्थित होता है, जैसे पत्तियों के आधार पर टहनी के पर्व में, है ना, यह बढ़कर अस्थायी उत्तकों को परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार बीजोत्तक पौधों की लंबाई, चौड़ाई और उत्तक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा प्रश्न है, कह रहे कि मृदु उत्तक की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, तो मृदु उत्तक पौधों में पाया जाता है, पाए जाने वाला एक सरल उत्तक है। ठीक है, इसकी कोशिकाएं जीवित होती है और आकार में गोलाकार तथा अंडाकार, बहुभुजी और अनियमित हो सकती है। कोशिकाओं में संघन कोशिका द्रव और एक बड़ा केंद्रक होता है। कोशिका भित्ति पतली और सेलुलोज की बनी होती है। कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान और बड़ी रस्थानी यानी वैक्यूल पाई जाती है। विशेष प्रकार के मृदक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे करेनकाइमा कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करता है और जल में रहने वाले पौधों में यह उत्तक गुहिकाएं के रूप में तैरने में सहायता होता है। इस जिसे क्या कहते हैं, एरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है, इसके मुख्य कार्य क्या हैं, तो पौधों के हरे भागों में भोजन का निर्माण करना, है ना, भोजन का निर्माण। दूसरा है संरक्षण, जिसको एपिडर्मिस के रूप में, है ना। तीसरा भोजन को उत्सर्जित पदार्थ का संचयन। चौथा कार्य पार्श्व चलन में सहायता करता है और गैसीय विनिमय में योगदान देता है। तो मृदक पौधे की संरचना, भोजन निर्माण और भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। चौथा प्रश्न कह रहा है कि स्थूलक कोण उत्तक एवं रुदुतक उत्तक में क्या अंतर है। स्थूलक कोण उत्तक के कार्यों का वर्णन करें। तो पौधों में पाए जाने वाले सरल उत्तकों में मृदुत्क उत्तक और स्थूलक उत्तक प्रमुख रूप से होते हैं, है ना, लेकिन इसकी संरचना और कार्यों में अंतर होता है। मृदुत्क जो कोशिकाएं होती है पतली भित्तियों वाली, गोलाकार या अंडाकार, जीवित और रसहनी युक्त होती है। इसमें अंतरकोशिकीय स्थान अधिक होता है और यह उत्तक भोजन का निर्माण, भंडारण और गैसीय विनिमय में सहायता होता है। ठीक है, वहीं स्थूलक कोण की कोशिकाएं लंबी, अंडाकार या बहुभुजी, जीवित और किनारों पर मोटी पत्तियों वाली होती है ना, जिससे क्या कहते हैं, कोशिकाओं के बीच स्थान बहुत कम होता है। यह उत्तक मुख्यतः तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त, पुष्पवृत्त और पुष्पावली वृत्त में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात ना। इसका कार्य क्या है, तो स्थूलक कोण उत्तक पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है ना, और इसमें हरित लवक होने पर भोजन निर्माण में भी योगदान देता है। यह पौधों के नए बढ़ते हिस्सों को मजबूती और लचीलापन देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न करें कि कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एवं स्क्लेनकाइमा के बीच अंतर को स्पष्ट करिए। तो देखिए पैरेन्काइमा क्या होता है, तो यह गोल महीन कोशिका भित्ति वाली कोशिकाओं का बना होता है, जिससे केंद्रक विद्यमान होता है ना। इसमें क्या होता है, केंद्रक विद्यमान होता है और इसके बीच अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। ये सजीव होती है, जिसकी कोशिका भित्ति पेंटेन तथा सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया पैरेन्काइमा। दूसरा हो गया कॉलेनकाइमा। यह कह रहा है कि बहुभुजी कोशिकाओं का बना होता है और इसके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। ये सजीव होते हैं, है ना, और क्या होता है, कोशिका भित्ति
पेक्टिव एवं सेलुलोज की बनी होती है। वहीं अस्क्लेनकाइमा जो होता है यह मोटी भित्ति वाली होती है, ठीक है। और ये इसका जो आकार में लंबी तथा अनियमित होती है, इसका आकार जो होता है लंबा और क्या होता है अनियमित होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसकी कोशिकाएं मृत होती है और इसकी कोशिकाएं भित्ति लिग्निन की बनी होती है। किसकी, तो लिग्निन की, ठीक है। मैं हूं आलोक सर, आप देख रहे हैं संस्कृति विद्या अकेडमी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये सोशल मीडिया लिंक दिए गए हैं, आप जुड़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि पत्तियों के एपिडर्मिक पर पाए जाने वाले रंध्र की संरचना का तथा कार्यों का विवरण दें। तो पौधों की पत्तियों के बाह्य त्वचा में अनेक छिद्र होते हैं और इन्हें रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। स्टोमाटा वृक्क के आकार वाली दो रक्षीय कोशिकाएं से घिरी रहती है। इन छिद्रों द्वारा वायुमंडल से गैसों तथा जलवाष्प का आदान प्रदान होता है। इन्हीं छिद्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये आप स्टोमाटा की संरचना को आप यहाँ देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आई होप आगे यहाँ तक समझते हैं। इसके है रंध्र के कार्य क्या होते हैं, मुख्य कार्य क्या है, तो वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल वाष्प की रंध्रों द्वारा ही बाहर निकलती है और गैसों का आदान प्रदान प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के दौरान वातावरण से गैसों के विनिमय रंध्रों द्वारा ही होता है, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न करें कि कौर कोशिका की संरचना एवं कार्यों का स्पष्ट करें। तो कौर कोशिका क्या होती है, तो पुराने तने या जड़ों के बाहरी उत्तक से बनती है और यह उत्तक मृत कोशिकाओं से बना होता है और कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। कौर कोशिकाएं तिर्यक रूप से व्यवस्थित रहती है और उसकी कोशिका भित्तियां मोटी रहती है जिन पर सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। इस कारण से इसकी भित्तियां जल और गैस परागम्य नहीं होती है। इसमें जीवद्रव उपस्थित नहीं रहता है ना। इसका कार्य क्या है, तो कार्क मुख्य कोशिकाएं पौधों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करती है। यह हल्का अग्निरोधक और विद्युतरोधक होता है। कॉर्क का उपयोग बोतल के ढक्कन खेलने के समान और उष्मा तथा विद्युत इलेक्ट्रिशियन के लिए किया जाता है। पौधों में यह बाहरी उत्तक का कार्य करता है, सुरक्षात्मक कवच प्रदान करता है, ठीक है। तो ये रहे इसके कार्य। 8वां है कि जाइलम उत्तक की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करें। तो रचना जाइलम पौधों का जटिल एवं संभव उत्तक है जो मुख्य रूप से जल, खनिज और परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम, है ना, और आपका जाइलम मृदुदक, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के हैं, है ना। वाहिकाएं हो गए जो लंबी मृत निकीले सिरों वाली कोशिकाएं जिनकी मोटी भित्तियां जल और खनिज लवणों को जड़ से पहुंचाती है, ठीक है। बिलीय भेते बेलाकार, सर्पिकार, चिड़नुमा, जालिकार रूपा गति हो सकती है, ठीक है। जाइलम तंतु शंकु रूपी मृत कोशिकाएं जो पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। जाइलम मृदुदक जो होता है जीवित कोशिकाओं को भोजन से ग्रहण करती है और पार्श्वीय जल संवहन में मदद करती है। इसके कार्य क्या है, तो जड़ से पत्तियों तक जल और खनिज को संवहन करना है। दूसरा होता है भोजन का संग्रहण, आवश्यक अनुसार विवरण, है ना। तीसरा कार्य पार्श्वीय जल का संवहन में सहायक और चौथा है कि पौधों को यांत्रिक सहारा और मजबूती प्रदान करना। 5वां है पौधों का जीवन क्रियाकरण के लिए संरक्षण और समर्थन करना। इस प्रकार जाइलम पौधों के लिए सघन संरचनात्मक सहारा दोनों का कार्य करता है, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न करें कि फ्लोएम उत्तक क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, इसके कार्यों का वर्णन करें। तो फ्लोएम एक जटिल जीवित उत्तक है। जाइलम की तरह फ्लोएम की पौधों की जड़ का एक पत्तियां में पाया जाता है, न कि पत्तियों में पाया जाता है। ये जो फ्लोएम होता है ये कह रहा है कि फ्लोएम एक जटिल जीवित उत्तक है। जाइलम की तरह फ्लोएम भी पौधों की जड़ न एवं पत्तियों में पाया जाता है ना। फ्लोएम के कार्य क्या होते हैं, तो ये पत्तियों से भोजन के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थ का संवहन करता है। यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यह नलिका द्वारा भोजन पत्तियों से संचयन अंग और संचयन अंग से पौधों में वृद्धि क्षेत्र में जाता है जहां इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न है कि उत्तक क्या है, तो जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं और किसी एक कार्य का कार्य सहित वर्णन करना है। तो उत्तक ऐसी कोशिकाओं के समूह होते हैं जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य के दृष्टिकोण से एक समान होते हैं। विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर एक सुव्यवस्थित अंग का निर्माण करते हैं। जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। उपकला एपिथेलियम उत्तक कहते हैं, दूसरा है संयोजी उत्तक, तीसरा है पेशी उत्तक और चौथा है तंत्रिका उत्तक, ठीक है। उपकला एपिथेलियम क्या होता है, इसको पॉज करके पढ़ेंगे, है ना। इसका आप देख सकते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है कि एपिथेलियम उत्तक कहाँ पाया जाता है, इसकी विशेषताओं का या कार्यों का वर्णन करें। तो एपिथेलियम उत्तक जंतु उत्तक में पाया जाता है और यह शरीर के बाहरी अंगों, है ना, बाहरी परत और तथा आंतरिक
अंगों की भीतरी परत का निर्माण करता है। इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से बहुत पास सटी होती है और इसके बीच अंतरकोश का स्थान नहीं होता है। यह ऊतक अंगों की रक्षा करता है तथा विसरण, श्रवण और अवशोषण जैसी क्रियाओं में सहायता करता है। ठीक है, ये कह रहे एपिथेलियम ऊतक की विशेषताएं हैं। ये समान प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, है ना। ये कोशिकाओं के बीच कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। ये कोशिकाएं आपस में संघन रूप से जुड़ी होती है। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एपिथेलियम के क्या है, ऊतक के कार्य क्या है, तो त्वचा के बाह्य परत का निर्माण करना, कोमल अंगों की बाहरी परत बनाकर इसकी रक्षा करना, पोषक पदार्थों का अवशोषण में सहायता करना और व्यर्थ पदार्थों के निष्कासन करना। तो इसके कार्य हो गए। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संयोजी ऊतक क्या है। एक प्रकार की संयोजी ऊतक का कार्य सहित वर्णन करें, है ना। तो वह ऊतक जो एक अंग से दूसरे अंग से क्या करता है, एक ऊतक को दूसरे अंग ऊतक से जोड़ने का कार्य करता है, उसे ही हम संयोजी ऊतक कहते हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यू ही इसे कहा जाता है। इस ऊतक को कोशिकाएं गाढ़े तरल पदार्थ में डूबी रहती है, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, आगे इसके 3 प्रकार होते हैं, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक और तरल सभाक ऊतक, है ना। इसको पॉज करके तीनों को आप पढ़ लेंगे। इसके कार्य मुख्य रूप से होते हैं, यह त्वचा या मांसपेशियों तथा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। यह विभिन्न प्रकार के आंतरिक अंगों को ढीले रूप से बांधकर उन्हें उनके स्थान पर रखता है और यह लिम्फोसाइट के माध्यम से एंटीबॉडी निर्माण में सहायता करता है। 13 कह रहा है कि रक्त या रुधिर की संरचना का वर्णन करें। तो रक्त या रुधिर एक संवहन तथा संयोजी ऊतक है। इनका अंतरकोशिकीय पदार्थ तरल होता है, जिसमें कोशिकीय बिखरी रहती है, इसलिए इसे तरल ऊतक कहते हैं। रक्त या रुधिर को तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें इसमें रुधिर कणिकाएं तैरती है। प्लाज्मा क्या होता है, हल्के पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा क्षारीय द्रव है, जो आयतन के हिसाब से सारे रुधिर का 55% भाग होता है। और शेष 45 में रुधिर कणिकाएं होते हैं, जो प्लाज्मा में 90% जल है एवं शेष 20% में प्रोटीन तथा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये रहा रक्त या रुधिर की संरचना का वर्णन, है ना। इसकी क्या है रुधिर कणिकाएं, तो ये 3 प्रकार की होती है, जो इस प्रकार है। पहला लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स इसको बोलते हैं, आरबीसी। श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है इसको आप एक करके पढ़ लेंगे थोड़ा। ठीक है, यहाँ आपका श्वेत रुधिर कणिका हो गया और यहाँ आपका रुधिर प्लेटलेट्स या थर्मोसाइट्स हो गया। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पेशी ऊतक क्या है। अरेखित तथा रेखित पेशी ऊतक की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करें। तो पेशी ऊतक कोशिकाएं लंबी होती है। इन कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाला तरल सार्कोप्लाज्म कहलाता है। सार्कोप्लाज्म में केंद्रक होता है। जंतुओं के शारीरिक अंगों की गति पेशीय ऊतक के कारण ही होती है ना। जो गति होता है, हम चल फिर सकते हैं, वो क्या होता है, पेशीय ऊतक के कारण होता है। भौतिकी और कार्यकी के आधार पर पेशी ऊतक 3 प्रकार की होती है। पहला अरेखित, दूसरा होता है रेखित और तीसरा होता है हृदय पेशी। ठीक है, रेखित और रेखित पेशी ऊतकों का वर्णन इस प्रकार है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसको पॉज करके आप पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है, आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। यहाँ रेखित पेशी हो गई, है ना। अब 15 नंबर प्रश्न करें कि रक्त एवं लसिका के कार्यों का वर्णन करें। तो रक्त या रुधिर 2 मुख्य कार्य होते हैं, परिवहन एवं ताप नियंत्रण। पहला है रुधिर द्वारा पची भोजन सामग्री, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि, अतः स्रावी एवं उत्सर्जित पदार्थों, गैसों, ऑक्सीजन इसमें आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, आदि का परिवहन विभिन्न अंगों से होता है। दूसरा है यकृत और पेशियों से जो ताप उत्पन्न होता है, वह रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, जिससे हम शरीर का तापमान नियंत्रण होता है ना। जिससे क्या होता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रण होता है। और श्वेत तंतु जीवाणु तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। तो रक्त एवं लसिका का मुख्य कार्य यही होता है। इसमें प्लेटलेट्स रुधिर को जमाने में मदद करता है। इसके लसिका के कार्य क्या है, तो लसिका में मौजूद लिम्फोसाइट्स जीवाणु का, है ना, भक्षण कर उसको नष्ट कर संक्रमण से हमारी सुरक्षा करते हैं। यह पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। क्या करता है, लसिका शरीर में असंक्रमण तंत्र का निर्माण करते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है। इसका स्वेच्छा एवं नामांकित चित्र बनाएं। वर्णन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चित्र बनाना है। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका होती है ना, जिसको हम नर्वस से कर रहे हैं। और इसको पिक्चर आप बना सकते हैं। इसका हमने नहीं दिया है, शायद छूट गई है, तो हम इसको दे देंगे बाद में आपको। यह कार्य न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की संरचना का एक चित्र सहित करें, है ना। तो तंत्र की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। न्यूरॉन के निम्नलिखित भाग होते हैं, एक कोशिकीय साइटन, है ना, और दूसरा होता है कोशिकीय प्रवर्ध या ट्रेड्स, है ना, पुनः शाखित होकर पतले
पतले टेट्राइड्स बनाता है जो आवेग को साइटन के मिलाता है। और तीसरा है इसमें एक लंबा तंत्रिका तंतु जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन आवेग को साइटन से आगे की ओर ले जाता है। ठीक है, तो ये न्यूरॉन या तंत्रिका हो गया और इसका संरचना आप यहाँ पे देख सकते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा सिनेप्स का निर्माण करता है, ये इसका चित्र होगा, है ना। तो इसको ड्राइंग कर सकते हैं कॉपी में और अच्छे से लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।